आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के मददगारों को भी दिया कड़ा संदेश। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से ऐसा क्यों कहा, आपकी ईडी कर रही हदें पार। ज्योति मल्होत्रा के पकड़े जाने पर निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, यूट्यूबर से मिल रहे पैसों पर दिया बड़ा बयान। यूपी में बीजेपी करेगी समझौता या होगा मान मनोबल, सहयोगी दल के इस दावे से बढ़ी सियासी हलचल। मोदी सरकार के इस फैसले से खुश हुए आरजेडी सांसद मनोज झा, बताया किस चीज से हुई पीड़ा। भारत के लिए खतरा, ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त खाने के बाद तेजी से युद्ध का साजो सामान जुटा रहा पाकिस्तान। अब समाचार विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के बीकानेर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, 22 मिनट में आतंकवादियों के 9 ठिकाने बर्बाद कर 22 अप्रैल का जवाब दिया। पीएम मोदी ने पहलगाम अटैक को याद करते हुए कहा, 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। इसी के बाद 140 करोड़ देशवासियों ने संकल्प लिया था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे रखी थी। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख को हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकवादियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया गया। सबने देखा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। दरअसल तमिलनाडु राज्य विपणन निगम मुख्यालय की ईडी की ओर से की गई तलाशी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने याचिका दायर किया था। इस मामले को मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में खुली चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की बात की है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई की बेंच के समक्ष कहा कि राज्य सरकार ने 2014 से 2021 में 41 एफआईआर दर्ज की। ईडी 2025 के सामने आई और निगम मुख्यालय पर छापा मारा, सभी फोन ले गए, सब कुछ
क्लोन किया गया। इसके बाद सीजीआई ने कहा कि आप ऐसे में खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन निगमों के खिलाफ नहीं। सीजीआई ने एसजी राजू से कहा कि आपकी ईडी सारी हदें पार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। साथ ही ये भी कहा है कि मामले में छुट्टी के बाद सुनवाई की जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे की कार्रवाई पर रोक लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आज ईडी की ये टिप्पणी काफ़ी गौर करने वाली है, जहां कहा गया है कि ईडी सारी हद पार कर रही है। ईडी की कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी सख्त रुख दिखला चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर इस मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ईडी न सिर्फ सारी हदें पार कर रही है, बल्कि यह भी सोचा जाना चाहिए कि किसी कॉरपोरेशन के खिलाफ इस तरह से मुकदमा चलाया जा सकता है। चीफ जस्टिस BR गवई ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू से कहा कि ईडी सारी हदें तो पार कर रही है, इसके अलावा वह देश के संघवाद का पूरी तरह से उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई दफ़ा ईडी की गिरफ्तारी और कार्रवाई पर सवाल खड़ा करती रही है। पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में हिसार से पकड़ी गई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा के मामले में हैरान करने वाला खुलासा सामने आया है। इसको लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान भी सामने आया है। बीजेपी सांसद का कहना है कि पाकिस्तान के आतंकवाद का खात्मा करना ज़रूरी है और यह पता लगाने की ज़रूरत है कि ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। यूट्यूब पे दिया है। देखिए इस पे हमने एक बहुत हमारी कमेटी इसके लिए कर रही है। हमारी कमेटी ने भी इसके ऊपर चर्चा की, जिसका मैं चेयरमैन हूँ। और मैं इस मत का कि देश अभी संक्रमण काल से जूझ रहा है और देश में जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम पाकिस्तान से कैसे निपटें। और पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पिछले 77-78 साल से आतंकवाद फैला रहा है, उसको ख़त्म करने का ये हमारे पास सुनहरा मौका है। आप जितने पत्रकार हैं, टीवी है, मीडिया है, इन्फ्लुएंसर है, एक्सपर्ट इमेज बिल्डिंग करते हैं, वो पहले भारत के नागरिक हैं, उसके बाद वो पत्रकार हैं या उसके बाद वो इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन जिस तरह से कई एक लोग जब बेरोजगार हो जाते हैं, जब वो पत्रकार नहीं होते हैं या कई संस्थान से निकाल दिए जाते हैं, तो वो कहीं जोरबाग में, कहीं गोल्फ लिंक्स में, कहीं फार्म हाउस में अमेरिका का 4-4 बार दौरा करना शुरू कर देते हैं। इतने पैसे कहाँ से आते हैं? पिछले 3 साल में यूट्यूब ने 21,000 करोड़ रुपया भारत में मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को दिया। वो कौन सा पैसा है? विज्ञापन कौन दे रहा है? फंड कौन कर रहा है? घूम किसके पैसे से रहे हो? ये आप जैसे पत्रकारों के लिए भी है कि दिन रात जो है चक्कर काटते हैं, तो लगता है कि हमको 30,000 मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है। इससे ज़्यादा पत्रकार को मिलता नहीं पैसा। पत्रकार आज भी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन ये सब जो काम करते हैं वो समाज को और देश को तोड़ने का काम कर रहा है। और पाकिस्तान और विदेश की जो साजिश, जो यहाँ अलग अलग एजेंसियाँ एक्टिव हैं, उनके पेरोल पर वो काम करते हैं। इन सबों पर लगाम लगाने की बात है। हमारी कमेटीज़ को देखिए, और मैं सरकार से ज्योति मल्होत्रा के बाद यही आग्रह है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने कहा, पीने के पानी का सवाल था और गुरुओं ने भी हमें यही शिक्षा दी है, उस शिक्षा का अनुकरण करना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवंत मान अहंकार में है, जो गुरुओं की शिक्षा को भी नहीं मान रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की राजनीति से उन्हें दूर रहना चाहिए और समाज के हित में काम करना चाहिए, क्योंकि यह पीने के पानी का सवाल है। मेरा आग्रह है कि वे इस प्रकार की राजनीति से दूर उठकर हरियाणा को पीने का पानी दें। देखिए, हमारी गुरुओं की परंपरा है, पीने के पानी का सवाल था और गुरुओं ने भी हमें यही शिक्षा दी है, उस शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि भगवंत मान साहब अहंकार में है किसी में, जो गुरुओं की शिक्षा को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की राजनीति से उनको छुटकारा पाना चाहिए, समाज हित में काम करने चाहिए, समाज को बढ़ाने वाले काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये पीने के पानी का सवाल है। और आजकल तो हम देखते भी हैं, ये समय ऐसा है, सभी लोग गुरुओं के नाम को कुछ छिबिल्ले भी लगाते हैं, उनके दिवस होते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, परंतु ये तो उनकी शिक्षाओं का भी अनादर कर रहा है। मेरा आग्रह है भगवंत मान से भी इस प्रकार की राजनीति से ऊपर उठ करके आप पीने का पानी हरियाणा को
वो दें, मेरा ऐसा उनसे आग्रह है। वहीं पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब हरियाणा जल विवाद पर कहा, जितना हरियाणा का अधिकार बनता है उतना पानी दिया जा रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा दिया जा रहा है। हरियाणा हमारा छोटा भाई है, वे अपनी जिद छोड़े। हरियाणा को पंजाब को बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। हरियाणा को अपनी जगह पर रहना चाहिए। जितना उनका हक बनता है भाई, उनका हम दे रहे हैं, उससे ज्यादा दे रहे हैं। हमारा छोटा भाई है हरियाणा, जितना उसका हक बनता है उसको उतना पानी जा रहा है, बल्कि उससे ज्यादा जा रहा है। वो अपनी जिद छोड़ें, धक्का मत करें। ये नहीं होता कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, अब पंजाब को लूट के ले जाएंगे, पंजाब को बर्बाद कर दें। हरियाणा को पंजाब को बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल पंजाब ने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तो बिल्कुल हमारा जितना हक है उस पर हम कायम है, उसको हम नहीं छीनने देंगे। और हरियाणा को अपनी जगह पे रहना चाहिए। जितना पानी उसको मिलता है उतना उसको लेना चाहिए। झारखंड के देवघर से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई। वहीं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रांची भ्रष्टाचार की राजधानी बन गई है। दुबे ने आगे कहा कि यह घटना केवल एक अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की विफलता को उजागर करती है। उन्होंने यह भी कहा कि रांची में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि जनता का विश्वास प्रशासन पर बना रहे। ये झारखंड का दुर्भाग्य है। पूरे सिंगल के यहाँ करोड़ रुपया मिलता है, छवि रंजन जेल में, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, उनको खुद ही उन्हीं की सरकार गिरफ्तार कर देती है, पॉलिसी उन्हीं की। मुझे लगता है कि झारखंड जो है वो उसमें रांची, वो झारखंड की राजधानी नहीं होके वो भ्रष्टाचार की राजधानी है। भ्रष्टाचार की राजधानी में अब इसमें सीबीआई भी जांच कर रही है, ईडी भी जांच कर रही है, तो रास्ते इसी से निकलेंगे। जो बातें हम बताने की कोशिश कर रहे थे और जनता ने हमारे ये मैंडेट नहीं दिया, अच्छा, अब जनता को समझ में आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही थी कि ये सरकार जो है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, वह पता चल रहा है। और कांग्रेस जहां कहीं भी रहेगी भ्रष्टाचार होगा ही। कांग्रेस का दूसरा नाम ही भ्रष्टाचार। कांग्रेस चाहे समर्थन दे रही हो, चाहे खुद से सरकार में जो है लीड कर रही हो, वहां भ्रष्टाचार होना ही। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी करीब 2 साल का वक्त है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने विधायकों के 5 साल का ऑडिट करना शुरू कर दिया है, तो वही समाजवादी पार्टी भी जमीन पर अपने नेताओं को तैयार कर रही है। कांग्रेस ने भी कई सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है और बहुजन समाज पार्टी ने भी आकाश आनंद की वापसी के बाद कई अहम सियासी संकेत दे रही है। राज्य में इन प्रमुख राजनीतिक दलों के अलावा उनके सहयोगी भी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में निषाद पार्टी के नेता और योगी सरकार में काबीना मंत्री संजय निषाद के एक बयान की कड़ी चर्चा हो रही है। बीते साल से संविधान यात्रा निकाल रहे संजय निषाद सहारनपुर से सोनभद्र तक की यात्रा लगे हुए हैं। अपनी यात्रा के दौरान वह कई बार भारतीय जनता पार्टी को यह सलाह दे चुके हैं कि वह दूसरे दलों से आए विभीषणों से दूर रहें। इतना ही नहीं, संजय निषाद ने इशारों में यह भी बात बता दिया है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ने के लिए इच्छुक है। हालांकि यह पूछे जाने पर कि क्या बीजेपी से सीटों की वार्ता चल रही है, निषाद अक्सर यह कहते हैं कि हमारी बातचीत जारी है। गौरतलब है कि राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से निषाद पार्टी के 5 विधायक हैं। संजय निषाद यह दावा अक्सर करते हैं कि राज्य की 200 सीटें निषाद बाहुल्य हैं। कैबिनेट मंत्री यह बात कई मौक़ों पर दोहरा चुके हैं कि उनकी पार्टी के नेता अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिहार के सारण में जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सब सोचते होंगे कि ये भाई, ये आदमी कितना बढ़िया बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है, वोट भी नहीं मांगता और न ही पैसा चंदा लिया, तो फिर ये इतना मेहनत क्यों कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनने आए हैं, आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। 1-2 नहीं बल्कि 10-10 मुख्यमंत्री को बनाने में अहम रोल अदा किया है। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। सब बात सुनने के बाद आदमी कहता है, भाई ये आदमी इतना बढ़िया बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है, वोट मंगवे नहीं किया, पैसा चंदा लिया नहीं, तो ये काहे इतना मेहनत कर रहा। कुछ लोग कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनने आए हैं, आप हमको न जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं, 1-2 नहीं 10-10 को मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं।
ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब इसी बिहार में हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से जब लोग रोजी रोजगार मजदूरी करने आए तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा आप जोर से बोलो यार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना आवाज नहीं आया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर आपको मेरा सुझाव ठीक लगा, आपको मेरा प्रयास ठीक लगा तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बिहार में बदलाव का ये अभियान चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। जोर से बोलिए, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आपका आशीर्वाद है ना हमारे साथ, है ना साथ? करें ना प्रयास, प्रयास होना चाहिए ना भाई? तो बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। भारत सरकार ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब करने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है। यह सभी प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाएंगे। इस बीच आज आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों पर प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। नहीं, देखिए, तकरीबन 7 डेलीगेशन, टाइमलाइन थोड़ा अलग अलग है, वो जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि बीते कुछ वर्षों में सरकार ने जो फैसले लिए उसमें से एक ये खूबसूरत फैसला है। महत्वपूर्ण ये है कि जिन चीजों का संवाद हम दुनिया के अलग अलग देशों में करें, और उसके पीछे वजह है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात दुनिया के कई सारे दोस्त मुल्क हमारे, जिनकी हमने समय समय पर मदद की थी, वो खुल के सामने नहीं आए। ये पीड़ा इस देश की है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सिर्फ नहीं है। तो वो संदेश भी दुनिया के अलग अलग देशों में जाए, और दूसरी ओर एक गुडविल मिशन, समाज के बीच में जो नफरत बोई जा रही है और जो पहलगाम में भी कोशिश थी, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए भी गुडविल मिशन देश के अलग अलग राज्यों में जाए, अलग अलग गलियों में, गांवों में जाए। मैं समझता हूं उसका कन्वर्जेंस बेहतर होगा। वही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, मैं तेजस्वी यादव के अमानवीय वक्तव्य पर अफसोस जाहिर कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने अपने पिता तुल्य नीतीश कुमार के विषय पर उनके स्वास्थ्य को लेकर निम्न स्तर की टिप्पणी की। मैं श्री तेजस्वी यादव के अमानवीय वक्तव्य पर अफसोस जाहिर करता हूं, जिसमें उन्होंने अपने पिता तुल्य श्री नीतीश कुमार जी के विषय में उनके स्वास्थ्य को लेकर के निम्न स्तर की टिप्पणी की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कहा, बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था नीतीश कुमार और एनडीए के राज में चौपट हो चुकी है। पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाती है और दूसरी तरफ निर्दोष लोगों को थाने में बुलाकर प्रताड़ित किया जाता है। देखिए, हमने कई बार कहा है कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, नीतीश कुमार जी, एनडीए के राज में चौपट हो चुका है। पुलिस जो है अपराधियों को पकड़ नहीं पाती है, और दूसरे तरफ जो निर्दोष लोग होते हैं उनको जेल में बुला करके, थाने बुला करके पिटाई की जाती है। अभी हाल फिलहाल का मामला जो है सीतामढ़ी का आया है, और मुजफ्फरपुर में भी एक महिला को बेरहम ढंग से जो है पुलिस के लोगों ने पीटने का काम किया है। ये बात जो है मानव अधिकार तक जो है जाएगी। पुलिस जिस हिसाब से रवैया कर रही है, इसको हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं, और पूरी तरीके से अफसरशाही पूरे बिहार में जो है वो लागू हो चुकी है। सरकार की तो हालत है कि चूहों को तो पकड़ नहीं पाती। चूहा बिहार में शराब पी जाता है, चूहा बिहार में बांध काट लेता है, चूहा अस्पताल में लोगों का उंगली काट ले जाता है। ये सरकार में चूहों का और अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। जो सरकार चूहों पे कार्रवाई नहीं कर सकती, वो अपराधियों पर क्या कार्रवाई करेगी?
और माननीय मुख्यमंत्री जी इतने अचेत अवस्था में हैं कि उनकी गुंडागर्दी कर रही है पुलिस और कोई कार्रवाई नहीं होती है पुलिस पे। ये एक आध मामला थाना का नहीं है, कई जगह लगभग हर जिलों में कई बार पुलिस प्रशासन थाना के लोगों ने बेरहमी से आम बिहार के जनता को पीटने का काम किया। भारत से करारी शिकस्त मिलने के बाद पाकिस्तान ने युद्ध का साजो सामान जुटाना शुरू कर दिया है, जिसमें उसका जिगरी दोस्त चीन मदद कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान के लिए अपने 5वीं पीढ़ी की J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट की डिलीवरी तेज कर दी है। ये हथियार पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट और लचीले भुगतान शर्तों के साथ दिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये पुष्टि की गई कि अगस्त महीने तक पाकिस्तान के पास J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट्स की पहली खेप पहुंच जाएगी। पहले बैच में 30 फाइटर जेट भेजे जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ चली 3-4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान ने J-10C और JF-17 जैसे चीनी हथियारों पर भरोसा जताया था। हालांकि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 जो पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर लगे थे वो भारतीय सेना ने तबाह कर दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का यह कदम भारत के साथ हुई सैन्य झड़प में पाकिस्तान की भूमिका के लिए एक इनाम है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।